हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी आईएएस। आज के टॉपिक में हम देखेंगे समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया है। लेकिन उसके पहले दो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, जिसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। पूरे मौलिक अधिकार को समझने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार के माध्यम से लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य आपके इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी राज्य आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। यानी राज्य को कुछ निर्देश है कि आपके लिए क्या सीमाएं हैं। तो फिर इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि राज्य है कौन। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो कौन कर रहा है राज्य, तो राज्य कौन है। तो राज्य के बारे में 4 बातें अनुच्छेद 12 में बताई गई हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय निकाय, चौथा अन्य वैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय। तो ये 4 जो हैं वो राज्य हैं, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्य में विधायिका, कार्यपालिका। इसके अलावा स्थानीय निकाय भी नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, पंचायत, जो भी ये स्थानीय निकाय भी सरकार का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वैसी अन्य संस्थाएं जो किसी कानून के माध्यम से जिनका निर्माण हुआ हो, या राज्य का जिसमें किसी तरह से हस्तक्षेप हो, या कोई पावरफुल निकाय जो गैर वैधानिक भी है, तो वो भी राज्य का हिस्सा है। तो ये 4 जो हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये अगर चारों आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं उनको एप्लीकेबल बनाने के लिए। तो अब अनुच्छेद 12 के माध्यम से आप जानते हैं कि राज्य कौन है। 4 राज्य हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य कोई भी वैधानिक अथवा गैर वैधानिक संस्थाएं भी जो कि पावर होल्ड कर सकती हैं, वो सभी राज्य हैं। अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 कानूनों की न्यायिक समीक्षा के बारे में विचार करता है। तो कानून, कौन से कानून, तो 4 प्रकार के कानून। वैसे कानून जो संविधान पूर्व बनाए गए हैं, जो संसद में बनाए गए हैं, जो विधि या के अंतर्गत आते हैं, और चौथा विधि व संशोधन पृथक है। इसका मतलब ये है, सबसे पहला संविधान पूर्व कानून। जब हमारा कानून 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, उसके पहले भी कुछ कानून बनाए गए थे अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा। तो वो सभी कानून भी के बारे में भी ये अनुच्छेद विचार करता है, और वो ये कहता है कि अगर वैसा कोई भी कानून अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वो कानून नहीं प्रवृत्ति में रह सकता, यानी या उसका कुछ पार्ट अगर कानून का मौलिक अधिकार के कानून का हनन करता है तो वो पार्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा और बाकी के पार्ट रह जाएंगे। तो ये उन पूरे पुराने कानूनों को भी अपने अंतर्गत ले लेता है ये अनुच्छेद, जो ब्रिटिश काल में भी बनाए गए थे और 26 नवंबर 1950 से पहले भारत में लागू थे। तो वो अधिकार भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। और इसकी समीक्षा कौन करेगा? इसकी समीक्षा न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट भी करेगा। अनुच्छेद 32 के तहत आप मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के अधीन उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के द्वारा न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस बात की समीक्षा करे कि कौन से कानून मौलिक अधिकारों को ओवरलैप करते हैं या ओवरशैडो करते हैं या उनका हनन करते हैं। तो पहला जो है संविधान के पूर्व कानून की भी व्याख्या की गई है। दूसरा संसद में बनाए गए कानून, वैसे कानून जो संविधान लागू जब हमारी आज़ादी के बाद वो संविधान में लागू किए गए और अगर वो कानून मौलिक अधिकार को का हनन करते हैं
तो वो पार्ट भी संविधान में नहीं रहेगा और इसकी समीक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। तीसरा है विधि या कानून की परिभाषा। अब कानून है क्या? पहले के कानून नहीं का मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं, बाद के कानून मौलिक अधिकार का नहीं हनन कर सकते। तो कानून क्या है? कानून वो है जो संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं या कुछ कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं अथवा राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से भी लाए जाते हैं अथवा परंपरा के माध्यम से भी जो है वो हमारे समाज में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलन में होते हैं, तो वो भी जो है कानून का हिस्सा आ जाते हैं। तो ये तीसरा भाग इस बात की व्याख्या करता है कि कानून क्या होगा। तो विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा परंपरा से चले आ रहे कानून और अथवा अध्यादेश के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सभी की भी समीक्षा न्यायपालिका करेगा कि क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन तो कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से 13(3) के अधीन कानून की परिभाषा की गई है। अब चौथा है विधि व संशोधन पृथक है। इसका क्या मतलब है? न्यायपालिका इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्याय कानून की समीक्षा करती है और 368 के अधीन विधायिका भी जो है किसी संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये दोनों के बीच जो है एक कॉन्फ्लिक्ट है न्यायपालिका और विधायिका के बीच कि विधायिका संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन या समीक्षा कर सकती है। तो फिर क्या उसके बीच का रास्ता क्या है? क्या सही रास्ता होगा? तो इसके लिए अनुच्छेद 13 का चौथा भाग ये कहता है कि कोई भी संविधान संशोधन कर लिया जाए लेकिन वो भी विधि का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन हो गया तो अब वो विधि नहीं है, वो फिर भी विधि है। और उसके बावजूद जो चाहे पहले के कानून हो, चाहे संविधान संशोधन के बाद कोई कानून लगाया गया हो, तो वो सभी जो है विधि का हिस्सा होंगे और इसका भी जो है न्यायपालिका समीक्षा कर पाएगी। तो अनुच्छेद 13 आप कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है, कानूनों की परिभाषा करता है और ये बताता है कि न्यायपालिका इन चीज़ों की ये जो 4 बातें इसकी समीक्षा कर सकता है और मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करा सकता है या और राज्य इस कानून के माध्यम की वजह से आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, क्योंकि सुस्पष्ट व्याख्या कर दी गई है कि कौन से कानून होंगे। साथ ही ये व्याख्या कर दिया गया है कि कौन राज्य है। तो राज्य और कानून इसकी पूरी व्याख्या 12 और 13 में कर दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है। तो अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में पहला अधिकार है अनुच्छेद 14 के अधीन समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 कौन से भाग हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं अनुच्छेद 14 में। तो विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये आप जानते हैं ये एक नेगेटिव अप्रोच है, यानी कि राज्य की सीमा है कि राज्य कहाँ तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये राज्य के प्रति नेगेटिव एक अप्रोच है। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये सामान्य बात है, यानी कि ये इस अनुच्छेद के माध्यम से यह एक सामान्य बात इस्टेब्लिश की गई है संविधान में कि सभी व्यक्ति जो हैं, चाहे वो व्यक्ति नागरिक है अथवा कोई विदेशी भी है, तो वो सभी जो है कानून के समक्ष समान हैं। तो ये एक सामान्य प्रावधान है। इसकी कहाँ पर इसको व्याख्या किया गया, यानी ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ से पता चलता है कि कानून विधि के समक्ष सभी समान हैं? तो ये प्रस्तावना के द्वारा पता चलता है। सबसे पहले प्रस्तावना में लिख दिया गया है कि सभी नागरिकों को समानता प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रस्तावना के द्वारा पता चलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 के माध्यम से ये इस्टेब्लिश होता है कि समानता है भारत में, विधि के समक्ष सभी समान हैं।
अगला कानून की देवी। आपने देखा होगा कोर्ट्स में एक देवी है, एक स्त्री की प्रतिमा है जिसकी आंखों में पट्टी है और जो तराजू लेकर है। इसका क्या मतलब, वो उसके समक्ष वो इस बात का प्रतीक है कि हमारा संविधान हर व्यक्ति, हर नागरिक अथवा विदेशियों को भी कुछ स्थिति में समान मानता है। तो ये इन तीनों के द्वारा जो है हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि राज्य के प्रति नकारात्मकता का भाव लिए हुए हैं और एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये एक सामान्य सी बात है। ये एक सामान्य सा विधि के समक्ष समानता एक सामान्य बात है अनुच्छेद 14 के माध्यम से कि सभी व्यक्ति, नागरिक, विदेशी सभी समान हैं। दूसरा पार्ट है इसका विधि का समान संरक्षण। अब ये एक पॉजिटिविटी है, यानी कि समान संरक्षण। ये राज्य आपको कुछ दे रहा है, आपका समान रूप से संरक्षण कर रहा है। यहाँ राज्य कुछ आपको दे नहीं रहा है, बस आपके सामने वो आपको इक्वली जो है वो बिहेव करेगा आपके साथ, लेकिन ये आपको संरक्षण दे रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। राज्य आपके साथ कुछ व्यवहार कर रहा है, कुछ दे रहा है। ये एक अमेरिकी कॉन्सेप्ट है और ये एक विशेष प्रावधान, यानी कि इसके अलावा भी ये संविधान के अन्य भागों में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि विधि का समान संरक्षण सबको प्राप्त हो। तो ये एक विशेष प्रावधान है, ये संविधान के अन्य भागों में है। तो इसका क्या मतलब है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण? इसका मतलब ये है कि सभी तो समान हैं, परंतु यदि कोई असमान है या कोई पिछड़ा है या कोई समानता का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो उसको कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है पिछड़े दलितों, पिछड़ों के लिए, SC ST के लिए, तो वो इसी के अधीन है विधि का समान संरक्षण करने के लिए। या कभी भी भविष्य में कि कोई भी नए प्रावधान किए जा सकते हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं उसके लिए एक प्रावधान किया जा सकता है। या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन सभी के लिए कुछ विशेष प्रावधान है या कुछ उन्मुक्तियां इनको प्रदान की गई हैं। क्यों? क्योंकि विधि का समान संरक्षण के लिए। यानी वैसे सभी समान हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं, कुछ जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये विधि का समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण मिलके प्राकृतिक न्याय की स्थापना करते हैं हमारे संविधान में। यानी इन दोनों को मिलाकर ही जो है स्वाभाविक रूप से समानता की स्थापना हो पाएगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 है। अब अनुच्छेद 15 आते हैं। अनुच्छेद 15 क्या करता है? ये समानता को बढ़ाते हुए ये कहता है कि धर्म 4 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, यानी सिर्फ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई मतभेद नहीं करेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को, ये एक सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। यानी कोई भी जो समाज में किसी भी धर्म का है, जाति का है, लिंग का है, जन्म स्थान कहीं भी है उसको कहीं भी जाने से, आप आने जाने से रोक नहीं सकते हैं। कहीं आप प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यानी सिर्फ इन आधारों पर, अन्य आधार अगर आवश्यकता पड़ती है समानता स्थापित करने के लिए या किसी और वजह से, तो वहाँ पे कुछ उपबंध किए जा सकते हैं। यानी सिर्फ इन आधारों पर राज्य मतभेद नहीं करेगा। अगर कोई और बात होती है तो विशेष उपबंध सुरक्षा को देखते हुए किए जा सकते हैं। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, न केवल राज्य बल्कि आपस में समाज का हर नागरिक एक दूसरे के साथ इन आधारों पर मतभेद नहीं कर सकता है। तीसरा है कि तो मतभेद नहीं कर सकता है तो अब महिला एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध। तो ये है कि आप मतभेद नहीं कर सकते, लेकिन ये मतभेद नहीं है, ये विधि का समान संरक्षण को स्थापित करने के लिए तीसरा उपबंध कहता है कि अब महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है।
चौथा है, इसी को बढ़ाते हुए सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए भी विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। क्यों? विधि का समान संरक्षण स्थापित करने के लिए, प्राकृतिक न्याय की स्थापना करने के लिए ये उपबंध किए जा सकते हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ा संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, तो इसके लिए OBC जो आप देखते हैं आरक्षण, वो इसी के तहत आता है। तो ये अनुच्छेद 15 है कि राज्य सिर्फ इन आधारों पर कोई मतभेद नहीं करेगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, परंतु जो महिला और बच्चे हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 13 कानून की समीक्षा की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 14 समानता, विधि के समक्ष समानता की स्थापना करता है। और अनुच्छेद 15 सामाजिक रूप से ये सभी को अधिकार देता है, सभी समान हैं और राज्य इस आधार पे, इन 4 आधार पे नहीं कर सकता है मतभेद, कोई नहीं कर सकता है, परंतु पिछड़े वर्गों के लिए उनके लिए उपबंध किए जा सकते हैं ताकि प्राकृतिक न्याय की स्थापना हो सके। तो आज के लिए इतना ही। 12, 13, 14 और 15। कल हम 16, 17 और 18, 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है, तो आज हमने 14, 15 जाना, 16, 17 और 18 को हम कल जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं।